लोग बोल रहे हैं कि जयराम जो है एक तरह से किसी के बैकअप या डमी के तौर पे जो है इस पूरे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए काशी विधानसभा सीटों पर लड़ते हैं। इस तरह की बातें जो है आसू पार्टी के भी नेता कर रहे हैं, जेएमएम के भी नेता कर रहे हैं, इनफैक्ट बीजेपी के भी नेता कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि चलिए चुनाव को दिलचस्प बनाइए और अपने सामर्थ्य का परिचय दीजिए। आजसू बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़े, जेएमएम कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़े, और जेएमएम अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़े, आरजेडी अलग लड़े, सीपीआई अलग लड़े, और इधर जेडीयू अलग लड़े, बीजेपी अलग लड़े, आजसू अलग लड़े, यानी 7 पार्टी। जयराम महतो की पार्टी 8वें नंबर की। चलिए 8 पार्टी मैदान में, देखते हैं किसमें कितना कुव्वत है। अरे आप राज्य के साथ धोखा कर रहे हैं, गठबंधन के नाम पर आप राज्य के साथ समझौता कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली की नजर हमेशा हमारी खनिज पर है। आप दोनों ने, जेएमएम आजसू ने मिलकर उन खनिज संपदा के साथ साथ झारखंड की झारखंडियत को आपने बेच दिया है, और आप बात करते हम आ रहे हैं वोट काटने के लिए। आप में अगर इतना हिम्मत है, तोड़िए गठबंधन, आइए बिना कांग्रेस के जेएमएम, और आजसू आए बिना बीजेपी के। रणभूमि में इस चुनौती को जयराम महतो स्वीकार करता है। आप अपने लालच के कारण अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए गठबंधन किए हैं, ठगबंधन किए हैं, और कभी कभी समय ऐसा आता है कि बीजेपी और जेएमएम सरकार बना लेती है, और कितना लोगों को बेवकूफ बनाइएगा। अगर इतना ही सामर्थ्य है, आइए और चुनौती को स्वीकार कीजिए, गठबंधन तोड़ के आइए, फिर देखते हैं कौन वोट कटवा है। जयराम 2 सीटों से क्यों लड़ते हैं? लोग ये भी कह रहे हैं कि डुमरी और बेरमो ही क्यों। जयराम के बारे में लोग ये भी कह रहे हैं कि वो तो टुंडी से इस तरह की चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने बेरमो और डुमरी को ही क्यों चुना? देखिए, सबसे पहली बात है, टुंडी मेरा भी इरादा टुंडी को था, लेकिन पूरे राज्य में सबसे ज्यादा वोट मुझे डुमरी से मिला था। और संगठन के एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, तमाम जो केडर्स थे, उनका कहना यही कि पहला चुनाव आपने अपनी मर्जी से लड़ा गिरिडीह लोकसभा से, लेकिन इस बार आप बात को समझिए, आप पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, अतः आप उस सीट से लड़े जहां राज्य की जनता ने सबसे ज्यादा जनादेश दिया है, वो भी आपके नाम को ही दिया है। ऐसा नहीं, वहां हम खुद लड़ रहे थे। जो लोकसभा का चुनाव था, गिरिडीह लोकसभा, जिसमें डुमरी असेंबली भी आती है, उस चुनाव को मैं खुद फाइट कर रहा था। तो अपनी संगठन के आधार पर, संगठन की रायशुमारी के बाद डुमरी, चूंकि पूरे राज्य में हमें सबसे ज्यादा वोट मिला था, तो उसका मैंने चयन किया। उसके बाद एक चयन मैंने ये भी कहा था कि एक सीट हमारी कोलियरी होगी, क्योंकि कोलियरी में आज भी हमारे लोगों के साथ अन्याय, जुल्म, शोषण की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। अन्याय की सीमा चरम पर है। आज भी लोग 1960, 65, 80 में जमीन दिए हैं कोलियरी को, और आज भी नियोजन के नाम पर उन्हें नहीं रखा गया है। तो इसलिए मैंने अन्याय और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, मजदूरों के हितार्थ में, रैयतों के हितार्थ में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए दूसरा सीट कोलियरी चुनने का फैसला किया था, जिसमें मैंने कहा था वो कोलियरी का सीट बागमारा, बेरमो या मांडू होगा। तो मैंने बेरमो को बेहतर आज के परिवेश में अनुकूल पाया, तो मैंने दूसरी सीट का चयन बेरमो के रूप में किया। एक चीज मुझे बताइए कि जयराम तो ठीक है ये, लेकिन चुनौती किसको मानते हैं? क्योंकि आपकी लड़ाई तो ठीक है बीजेपी से भी है, आपकी लड़ाई जेएमएम से भी है, आपकी लड़ाई आजसू से भी है, तो आप अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती किस पार्टी को मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, भौगोलिक सीमाओं के आधार पर हमारी चुनौती है। किसी क्षेत्र में हमारी चुनौती आजसू से है, किसी क्षेत्र में हमारी चुनौती झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, तो किसी क्षेत्र में हमारी चुनौती दोनों केंद्रीय राजनीतिक दलों से भी है। तो भौगोलिक सीमा के आधार पर यह तय हो रहा है कि हमारी चुनौती किससे है। ओवरऑल देखा जाए और समझा जाए विषय को, तो हमारी चुनौती तमाम राजनीतिक दल जो झारखंड में स्थापित हैं, चुनाव में फाइट कर रहे हैं, उनसे। आखिर में मैं ये समझना चाहूँगा, अभी पलामू में था, पलामू में एक युवा मैंने इंटरव्यू उसका किया था, तो युवा बोले थे कि आप तो भैया जब भी जयराम जी मिलेंगे तो आप ये सवाल जरूर पूछिएगा कि पलामू भी झारखंड का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे जो इस इलाके उत्तरी छोटा नागपुर में जो भाषा बोली जाती है, वो भाषा इस इलाके में नहीं बोली जाती है। वो उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि इस इलाके के कुछ हिस्सों में भोजपुरी भी बोली जाती है, मगही का भी कुछ जो है अंश है। तो क्या जयराम मानते हैं कि पलामू जो है, और आप अब तक जो लड़ाई लड़ी है आपने, आप पलामू नहीं गए कभी, पलामू प्रमंडल में आपकी कोई सभा नहीं हुई, तो क्या पलामू को लेके जयराम क्या सोचते हैं? क्या वो झारखंड का हिस्सा नहीं है? मैंने शुरू से कहा था, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी भाषा को लेकर, मैंने यही तर्क दिया था कि धनबाद, बोकारो बंगाल की सीमा से सटती है, अतः बंगला भाषा, राढ़ मंगला, उस भाषा का प्रभाव धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, सरायकेला में है, ये सत्य है। लेकिन चूंकि भोजपुरी मगही उस सीमा से पलामू लगता है, चतरा लगता है, कोडरमा लगता है, तो उन सीमाओं में बिहार अथवा यूपी में जो भाषाएं बोली जाती है, हमारे लोग भी बोलते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जिला वाइज भाषाओं का चयन हो, अगर संभव हो तो प्रखंड वाइज भाषाओं का चयन हो, उसके बाद चयन करने के बाद उन्हें
प्रतियोगिता की परीक्षाओं में शामिल किया जाए ताकि दुविधा को समाप्त किया जा सके। एक चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ कि जयराम आप बहुत ठहराव के साथ अब बात करते हैं। मैं मतलब आज से 3 महीना 4 महीना पहले या उससे पहले जब आप आंदोलन कर रहे थे उस समय और अभी के जयराम में मुझे बहुत फर्क महसूस आ रहा है। देखिए तजुर्बा है ये। परिवर्तन संसार का नियम है, मुझ में भी बदलाव दिखेगा, मैं भी समय के साथ परिपक्व रहूँगा और मुझ में भी कुछ चीज़ें जो आप देखेंगे जो शायद समय के साथ परिवर्तित होगा। 1-2 सवाल ले लेते हैं आखिर में। सुदेश महतो, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, तीनों में अच्छे नेता कौन? देखिए अगर तीनों को मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता ने तीनों से अपेक्षाएं की थी, आशा किया था, लेकिन उन्होंने उनके अनुरूप अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। छोटा मोटा थोड़ा बहुत सबने ठीक ठाक किया है, लेकिन ओवरऑल जो उनका रिकॉर्ड बन के सामने आता है उसमें निराशा लगी जनता है। चलिए हम बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं लेकिन हम उसमें जाएंगे नहीं। हमें एक आरोप लगा ही दीजिए, कौन सा आरोप है? हम भी सुनना चाहते हैं, उसका जवाब जनता को देना चाहें। देखिए इस बार तो लग रहा है कि विधानसभा में जिस प्रकार से लोग परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ चीज़ों में बदलाव होता है, हर चीज़ें अपडेट होती हैं। हमें लगता है इस बार झारखंड की राजनीति भी अपडेट होगी। जनता अपने नेतृत्वकर्ता में अपडेट करेंगी और इस बार नए विजन नए मिशन के साथ एक नए नेतृत्वकर्ताओं का चयन किया जाएगा जो विधानसभा के भीतर जाकर राज्य की समस्याओं से विधानसभा को रूबरू करवाएंगे। जयराम आपने लगभग 81 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारा है, सभी जगह घोषणा आपने कर दी है, लेकिन जो आपके विरोधी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पुरानी पार्टी है 10-10, 20-20 साल से राजनीति कर रही है वो भी ये हिम्मत नहीं जुटा पाती है कि 81 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़े। आप कैसे ये हिम्मत जुटा पाए? वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि 81 विधानसभा सीट पर कैसे जयराम महतो हिम्मत जुटा पाएंगे अपना उम्मीदवार के? जयराम महतो का पर्यायवाची हिम्मत है। जयराम महतो को जब लोग याद करते हैं तो उसको हिम्मत के तौर पे, साहस के तौर पे और जुनून के तौर पे याद करते हैं। जैसे ही लोग मेरा नाम लेते हैं उसके बाद दूसरा शब्द हिम्मत, साहस और जुनून ही आता है। तो मेरा नाम का पर्यायवाची ही हिम्मत है। हम राजनीति में आए ही झारखंड की हिम्मत को दर्शाने के लिए, झारखंडियों के अंदर जो भय है उस भय के वातावरण को समाप्त करने के लिए। तो जयराम महतो को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि आप युवाओं की बात करते हैं, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर आप एग्रेशन के साथ उठाते हैं। तो अभी चूंकि आपने जो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की उसमें से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि ये उम्मीदवारों का चयन जो है जयराम ने जिस तरीके से किया है वो सही नहीं है। दूसरा अभी जो मैं रांची में सुन रहा था कि जो अभी आपने कई उम्मीदवारों को बदला भी है, उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात है, नया राजनीतिक दल है और उम्मीदवारों के चयन में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। तो हमारे संसदीय बोर्ड की टीम ने उस त्रुटि को संज्ञान में लेते हुए उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया थी, चयनित नामों में फेरबदल किया गया है और हमें आशा है जैसे जैसे हम लोग भविष्य की ओर बढ़ेंगे तमाम चीज़ों से परिपक्व होकर राजनीति करते हुए दिखेंगे। जयराम का विजन क्या है झारखंड को लेकर? आप तो खतियानी आधारित आपने आंदोलन शुरू किया, भाषा की लड़ाई आपने लड़ी, लेकिन चूंकि अब एक बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं क्योंकि आप जो हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आप लड़ाई में उतरे हैं। तो आपका विजन क्या है? क्योंकि आप एक इलाके को लेकर तो विजन बताएंगे नहीं, क्योंकि झारखंड की लड़ाई है तो झारखंड को लेकर आपका। देखिए मेरा विजन है विकेंद्रीकरण करना, राज्य की सत्ता, शक्ति, संपत्ति का विकेंद्रीकरण करना। आज अगर हमारे पास गरीबी है, गांव में तंगहाली है, लोगों के पास अच्छे मकान नहीं है, अच्छी सड़क नहीं है, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, इससे कारण है कि कुछ लोगों के अधीन झारखंड राज्य की तमाम संसाधन, झारखंड की संपत्ति, तमाम रिसोर्सेस उनके हाथों में आके, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में आके अधीन हो गए हैं। तो मेरा मकसद है उसका विकेंद्रीकरण करना और उसी प्रयास के साथ मैं राजनीति में आगे बढ़ रहा हूं और उन्हीं मापदंडों के आधार पर मैंने अपने प्रत्याशियों का चयन करने का प्रयास भी किया। अच्छा।